दोस्तों, एकेडमिक फंडा के आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का 3rd चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। आज के इस चैप्टर में हम समझेंगे कि जेंडर इशूज का पॉलिटिक्स में क्या रोल है, रिलीजन और कम्युनलिज्म किस तरीके से पॉलिटिक्स पर इम्पैक्ट डालते हैं और आखिर कास्ट यानी कि जाति का इस्तेमाल पॉलिटिक्स में किस तरीके से किया जाता है। यह चैप्टर ना सिर्फ आपके एकेडमिक एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि इसके कॉन्सेप्ट्स को समझकर पॉलिटिक्स के प्रति आपका ब्रॉडर व्यू डेवलप हो पाएगा। तो अगले कुछ मिनटों तक इस वीडियो पर कंसंट्रेट कीजिए और चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट्स को इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन के साथ डिटेल में समझिए। एज वी ऑल नो कि इंडिया में सोशल डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और ये डिफरेंसेस मेनली जेंडर, कास्ट और रिलीजन पर आधारित हैं। अब आइए इस चैप्टर के सबसे पहले यूनिट में समझते हैं कि आखिर जेंडर बेस्ड डिफरेंसेस और पॉलिटिक्स का क्या रिलेशन है। जेंडर के आधार पर जो डिवीजन है वो नेचुरल है और उसे चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन जेंडर के आधार पर जो इनइक्वालिटी है वो सोसाइटी के द्वारा बनाया गया है। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के दौरान ही उनके मन में यह मान्यता बैठा दी जाती है कि घर के सारे काम करने की जिम्मेवारी लड़कियों की है। खाना महिलाएं बनाएंगी, घर की साफ सफाई महिलाएं करेंगी, बच्चों का ख्याल महिलाएं रखेंगी। वहीं दूसरी तरफ बाहरी कामों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुरुषों के पास होगी। महिलाओं और पुरुषों के बीच कामकाज के इस बंटवारे को सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि पुरुष घर के काम नहीं कर सकते। इनफैक्ट ज़्यादातर होटल्स में जो कुक होते हैं वो मेन होते हैं, या फिर सिलाई करने वाले दर्जी मेन होते हैं, लेकिन कुकिंग और टेलरिंग का यही काम घर में सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले काम के लिए उन्हें पे किया जाता है एंड वुमेन्स आर अनपेड। ऐसा भी नहीं है कि महिलाएं बाहर का काम नहीं करती। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं खेतों में काम करती है और शहरी इलाकों में गरीब महिलाएं मिडिल क्लास घरों में नौकरानी का काम करती है। वहीं मिडिल क्लास महिलाएं ऑफिस में जाकर काम करती हैं। बट द सैडेस्ट पार्ट इज कि उन्हें उनके काम के लिए बहुत कम पे किया जाता है और उनके वर्क को बहुत वैल्यू नहीं दी जाती। वर्क के इस डिवीजन की वजह से लगभग 50% पॉपुलेशन होने के बावजूद इम्पोर्टेंट डिसीजंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी में वुमेन का कंट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन ना के बराबर है। शुरुआती समय में डिसीजन मेकिंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंस के पास ही थी। बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी वुमेन्स को ना तो वोट देने का अधिकार था और ना ही इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने का। लेकिन समय के साथ इक्वल राइट्स की डिमांड बढ़ी और जेंडर रिलेटेड इशू को रेज किया गया। अलग अलग कंट्रीज में इक्वल वोटिंग राइट्स और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए किए गए मूवमेंट्स की वजह से वुमेन्स की स्थिति में सुधार आया। पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस के साथ साथ वुमेन्स को एजुकेशनल और करियर अपॉर्चुनिटी भी मिलने लगी। अपनी इक्वालिटी और राइट्स के लिए वुमेन्स के द्वारा चलाए गए इन मूवमेंट्स को फेमिनिस्ट मूवमेंट का नाम दिया गया। आज के समय में साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, मैनेजर, टीचर और ऐसे कई रिस्पेक्टेड पोस्ट पर महिलाएं काम करती है जो उनके लिए सूटेबल नहीं माना जाता था। स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे देशों में तो पब्लिक लाइफ में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है। हमारे देश भारत में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक महिलाओं के पार्टिसिपेशन में काफ़ी सुधार आया है, लेकिन बावजूद इसके हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड यानी पैट्रियार्कल सोसाइटी है। आज भी कई तरीकों से लड़कियों को डिस्क्रिमिनेशन और डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ता है। इंडिया में पुरुषों का लिटरेसी रेट 76% है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं का लिटरेसी रेट सिर्फ 54% है। लिटरेसी रेट का सिंपल मतलब है कि इतने परसेंट लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे सोसाइटी में हायर स्टडीज के लिए लड़कों पर जो रिसोर्सेज स्पेंड किया जाता है उतना लड़कियों पर नहीं किया जाता। इवन ग्रामीण इलाकों में तो कई लड़कियों को स्कूल एजुकेशन के बाद पढ़ाया भी नहीं जाता। इम्पोर्टेंट पोस्ट के लिए महिलाएं रिक्रूट तो की जाती है, लेकिन अभी भी मेंस की तुलना में उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम है। ऑन एन एवरेज एक भारतीय महिला एक भारतीय पुरुष की तुलना में 1 घंटे ज़्यादा काम करती है, लेकिन ज़्यादातर काम के लिए उन्हें पे नहीं किया जाता। द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 के तहत इक्वल वर्क के लिए मेन और वुमेन को इक्वल वेजेज मिलने चाहिए, लेकिन स्पोर्ट्स और सिनेमा से लेकर ऑफिस या प्रोफेशनल जॉब्स तक में सेम वर्क के लिए महिलाओं को कम सैलरी मिलती है। देश के कई हिस्सों में पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चे के रूप में उन्हें सिर्फ बेटा होना चाहिए। इनफैक्ट रेगुलर ऐसे रिपोर्ट्स आते रहते हैं जब गर्ल या वुमेन को
उनके ही घर में एक्सप्लॉइट किया जाता है। अगर हम इंडिया में महिलाओं के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में महिलाओं का प्रोपोर्शन 14.36% था, जो अब तक का हाईएस्ट पार्टिसिपेशन रिकॉर्ड है। महिलाओं के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को मजबूत बनाने के लिए पंचायती राज में 33% सीट्स को महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है, जिसकी वजह से आज इंडिया में 10 लाख से भी ज़्यादा फीमेल रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या कभी आपने अपने आसपास ऐसी इनइक्वालिटी या एक्सप्लॉयटेशन को ऑब्जर्व किया है? And if you are a girl, then let me know in the comment section that have you ever experienced any type of inequality। अब आइए चलते हैं चैप्टर के दूसरे यूनिट पर और समझते हैं कि रिलीजन या कम्युनलिज्म का पॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आपको पता है कि इंडिया में कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और इनकी आइडियोलॉजी अलग अलग है। अलग अलग धर्मों की अलग अलग आइडियोलॉजी होना तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, लेकिन असल प्रॉब्लम तब होती है जब चुनाव जीतने के लिए इन आइडियोलॉजी का गलत इस्तेमाल किया जाता है। कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता की स्थिति में किसी एक धर्म को मानने वाले लोग ना सिर्फ अपनी मान्यताओं को प्रमोट करते हैं बल्कि दूसरे धर्मों का विरोध करना शुरू कर देते हैं। और अगर गवर्नमेंट अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए किसी एक कम्युनिटी का सपोर्ट करती है तो रिलीजन को सपोर्ट करने के इस मैनर को कम्युनल पॉलिटिक्स कहा जाता है। और कम्युनलिज्म का इस्तेमाल करके किस तरीके से लोगों के ब्रेन को मैनिपुलेट किया जाता है, इसको समझने की जरूरत है। हमारे डेली लाइफ के विश्वास और मान्यताओं के साथ साथ दो धर्मों में भेद करके किसी एक रिलीजन को सुपीरियर देखना कम्युनलिज्म के थॉट को बताता है। एक कम्युनल माइंड हमेशा चाहता है कि उसकी कम्युनिटी का पॉलिटिकल डोमिनेंस हो। इलेक्शन के टाइम पर किसी रिलीजन के सिंबल्स, रिलीजियस लीडर्स और धर्म के खतरे में होने का डर बैठाकर पॉलिटिक्स की जाती है ताकि धर्म के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट कलेक्ट किए जा सके। कम्युनलिज्म के इस पॉलिटिक्स की वजह से कई बार काफ़ी बड़े लेवल पर वायलेंस होता है और धर्म के नाम पर हजारों लोग मारे जाते हैं, जैसा इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के समय भी हुआ था। कम्युनलिज्म के इन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के रूप में इंडिया में सेक्युलर स्टेट के मॉडल को अपनाया गया है। मतलब इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, क्योंकि श्रीलंका, पाकिस्तान या इंग्लैंड की तरह इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देश के सभी सिटीजन्स को यह आज़ादी देता है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन के बेस पर किए जाने वाले डिस्क्रिमिनेशन का अपोज करता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन किसी रिलीजन का सपोर्ट या अपोज नहीं कर रहा है तो यह कम्युनल पॉलिटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो है, लेकिन हमें रियल लाइफ में रिलीजन के बेस पर होने वाले पॉलिटिक्स को समझना होगा और उससे बचना होगा। अब आइए चलते हैं चैप्टर के सबसे लास्ट यूनिट पर और जानते हैं कि आखिर कास्ट के बेस पर होने वाला डिवीजन किस तरीके से पॉलिटिक्स पर इम्पैक्ट डालता है। लेकिन इसे समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर कास्ट सिस्टम क्या होता है। तो बेसिकली कास्ट सिस्टम एक सोशल हायरार्की है जिसमें लोगों को उनके कल्चरल नॉर्म्स और बर्थ के बेस पर अलग अलग क्लासेज में डिवाइड कर दिया गया है। किसी एक कास्ट का व्यक्ति अपने ही कास्ट में शादी करता है, अपने ही कास्ट के लोगों के साथ खान पान का संबंध रखता है। और एक समय तो ऐसा भी था जब कुछ निचले कास्ट के लोगों को अछूत माना जाता था, लेकिन समय के साथ इन असमानताओं में सुधार आया क्योंकि ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पेरियार जैसे सोशल रिफॉर्मर्स ने कास्ट सिस्टम का खुलकर विरोध किया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, एजुकेशन और एक लंबे एफर्ट की वजह से कास्ट को लेकर लोगों की मेंटालिटी में काफ़ी बदलाव आया है। आज के समय में शहरी इलाकों में कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता कि ट्रेन या बस में आपके बगल में किस जाति का व्यक्ति बैठा है, या फिर होटल या रेस्टोरेंट में आपके प्लेट में किस किस जाति के व्यक्ति ने खाना खाया होगा। इसके साथ ही संविधान में भी कास्ट के बेस पर होने वाले किसी भी प्रकार के इनइक्वालिटी को एबॉलिश किया गया है। लेकिन रूरल एरियाज यानी ग्रामीण इलाकों में आज भी कास्ट की जड़ें काफ़ी गहरी हैं और इसी का फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टीज उठाती हैं। इलेक्शन के समय कैंडिडेट डिक्लेयर करते हुए पॉलिटिकल पार्टीज यह ध्यान रखती है कि यदि किसी क्षेत्र में राजपूत वोटर्स की संख्या ज़्यादा है तो राजपूत, और यादव वोटर्स की संख्या ज़्यादा है तो यादव कैंडिडेट ही डिक्लेयर किया जाए, या फिर किसी दूसरे कास्ट का डोमिनेंस है तो उसी कास्ट का कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए, ताकि वोटर्स कास्ट के नाम पर
अपने ही कास्ट के कैंडिडेट को वोट दें। कास्ट के आधार पर वोट लेने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज डोमिनेंस में होने वाले कास्ट के फेवर में बात करती हैं ताकि उस कास्ट का वोट उन्हें मिल सके। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स डेवलपमेंट का वादा करने और डेवलपमेंट करने के बजाय लोगों को दूसरे कास्ट के प्रति भड़काते हैं ताकि मैसेज से उन्हें सपोर्ट मिल सके। और आज के समय में तो बहुत पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ कास्ट के नाम पर एस्टेब्लिश हुई है। खैर, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। कमाल की बात यह है कि कुछ पार्टीज किसी विशेष जाति को अपना वोट बैंक मानती है। वोट बैंक मतलब किसी विशेष जाति के सारे वोट किसी एक ही पॉलिटिकल पार्टी को मिलेंगे, लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जरा सोच कर देखो कि अगर सभी लोग कास्ट के आधार पर ही वोटिंग करते तो किसी भी इलाके का MP या MLA हमेशा इलेक्शन जीतता, क्योंकि उस इलाके के लोगों का कास्ट हर 5 साल में थोड़ा ही बदलेगा। मतलब इलेक्शन के दौरान कास्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जरूर है, लेकिन कास्ट के अलावे भी वोटिंग को इम्पैक्ट करने वाले बहुत से फैक्टर्स हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप कास्ट के इस पूरे सिस्टम के बारे में क्या सोचते हो। तो दोस्तों, एकेडमिक फंडा के आज की इस वीडियो में हमने क्लास 10th के चैप्टर 3 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के बारे में जाना। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।